नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 14 जुलाई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास में आज देखा जाए तो 14 तारीख के पेपर से तो देखो दो ही इश्यूज़ हैं। एक तो है शॉट इन द आर्म। इसमें हम जानेंगे कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है, यूट्रस का जो कैंसर होता है, उसको ट्रीट करने के लिए या फिर उसके लिए प्रिवेंटिव अप्रोच के लिए वैक्सीन जो है वो इंडिजीनसली डेवलप किया जा चुका है और गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल भी मिल गया है। तो ये अपने आप में एक सक्सेस है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार आर्टिकल को देखेंगे। दूसरा, यूएस के सुप्रीम कोर्ट और इंडिया के सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हम जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। और तीसरा हमारा मुद्दा हम डिस्कस करेंगे 12 जुलाई के जो दो आर्टिकल्स हमारे बच रहे थे उनमें से एक आर्टिकल आज हम ले लेंगे, वो है नीति आयोग का क्या रोल हो सकता है हमारे देश की प्रोग्रेस में। ठीक है, तो तीनों इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं डिटेल में। अब फर्स्ट आर्टिकल है शॉट इन द आर्म। देखो, इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि इंडिया ने एक कदम आगे बढ़ा लिया है सर्वाइकल कैंसर को कंट्रोल करने के लिए। बच्चादानी का जो कैंसर होता है ना, यूट्रस से रिलेटेड, वो सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में मेन नहीं हो गया। ठीक है, तो बताया जाता है कि फीमेल्स में होता है, राइट। तो 60,000 के लगभग वुमेन की डेथ होती है हमारे देश में इस सर्वाइकल कैंसर की वजह से। तो ऐसे में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज़ कर दिया गया है कि पुणे में जो सेरम इंस्टीट्यूट है वो हमारे यहाँ पर खुद का लोकल इंडिजीनसली डेवलप्ड वैक्सीन है जिसका नाम रखा गया है सर्वावैक। ये प्रोड्यूस करेगा और ये ही अब सप्लाई में काम में लिया जाएगा हमारे देश में। तो देखा जाए ना, तो ये जो सर्वाइकल कैंसर है इसके पीछे का कारण होता है द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये HPV वायरस होता है जो कि होने को तो बहुत कॉमन है ये पैथोजन, पर इसके कुछ स्ट्रेन्स ऐसे होते हैं जो कि कैंसर का कारण बनता है। तो ऐसे में HPV जो है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये देखो 95% सर्वाइकल कैंसर केसेस जो भी आते हैं उनके लिए एक कारण है। ठीक है, बाकी और भी कुछ कारण हो सकते हैं, बट मेजर जो कॉज है सर्वाइकल कैंसर का वो HPV ही है। ठीक है, अब ये जो वैक्सीन है इसको बनने में देखो ऐसे 4 साल लगे हैं, पर वही है, क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट देते हुए मिले हैं। अब देखो, जैसे ही ये वैक्सीन लगाया जाएगा तो कोरोना वाला वैक्सीन जैसे काम कर रहा था, वैक्सीन का तो काम वही होता है कि एक तरीके से बॉडी को इन्फेक्ट किया जाता है, जिससे क्या होगा, एंटीबॉडी जनरेट होगी। और आप देखो 1000 गुना ज़्यादा एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है नॉर्मल टाइम्स में। अगर देखा जाए, नॉर्मल इन्फेक्शन होता है ना, उसमें जितनी एंटीबॉडी क्रिएट होती है उसके कंपैरिजन में इस वैक्सीन को लेने के बाद में, सर्वावैक को लेने के बाद में 1000 गुना ज़्यादा एंटीबॉडी क्रिएट होती है। तो जब नेचुरली इन्फेक्शन आएगा किसी भी फीमेल को, तो फिर वो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली उस इन्फेक्शन को हैंडल कर लेगी। तो ये प्रॉमिसिंग आउटकम जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत फेवरेबल रहे, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया। अब यहाँ पर एडिटर हैं, वो ये बोल रहे हैं कि इस वैक्सीन को हमें जल्दी से जल्दी अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में और वर्ल्ड ओवर जो भी लीस्ट डेवलप्ड हैं या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है इस तरीके के कैंसर की वजह से डेथ्स की। इंडिया में हमने देख लिया हर साल 60,000 वुमेन की डेथ होती है हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो वैसे तो ये बीमारी है, ये प्रिवेंटेबल है, बट वही चीज़ है कि टाइम पर इसकी स्क्रीनिंग हो जाए, पता पड़ जाए। वैसे तो ये कह रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये गाइडलाइन इशू की हुई है कि 30 साल की उम्र के बाद में और हर एक वुमेन अपने मतलब हर 5 साल में टेस्टिंग कराएंगी सर्वाइकल कैंसर के लिए, स्क्रीनिंग करवाएगी। पर वही प्रॉब्लम है कि क्या हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम इतना अपडेटेड है जहां पर इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो, गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर्स इजीली कंडक्ट किए जा सके, टेस्टिंग हो सके। तो इसका आंसर है नो। तो ऐसे में पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी अगर बात करें तो ये जो वैक्सीन दिया जाता है ना सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए, वो वैक्सीन दिया जाता है 15 साल या उससे कम उम्र में। वैसे तो 10 साल से कम उम्र में दिया जाता है, बट वही चीज़ है, वैक्सीन टू वैक्सीन वेरी करता है ये। ठीक है, तो ऐसे में ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो अच्छा खासा अवेलेबल है ये, पर इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये क्या पड़ता है, महंगा पड़ता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देखो रेट लगभग 4,000 रुपये पर वैक्सीन पड़ जाती है, क्योंकि अभी कुछ मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के हाथ में ही पूरा है, जैसे मर्क और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। ये दो कंपनीज है जो कि अभी देखा जाए तो इनका वैक्सीन ज़्यादा प्रेवलेंट है
सक्सेसफुली काम कर रहा है दुनिया भर में, तो ये क्या मोनोपोली चला करके रखते हैं, महंगा रखते हैं, तो ऐसे में 4,000 रुपये का वैक्सीन पड़ता है। तो अब हमारे यहाँ पे होम ग्रोन वैक्सीन हो जाएगा ना, तो इसका बेनिफिट ये रहेगा कि हम सस्ते में और फ्री ऑफ कॉस्ट में भी यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें ऐड करके और ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को प्रोटेक्ट हम कर पाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें बूस्ट करने की ज़रूरत है। 2018 में नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने भी ये कह दिया था कि सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्शन के लिए हमें ज़रूरी है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन है उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐड कर देना चाहिए। अब आपको पता है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसमें बहुत सारे वैक्सीन्स दिए जाते हैं। एक बार आप यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन कौन से वैक्सीन दिए जाते हैं। ठीक है ना। उसमें क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन दिया जाता है, जिससे कि जो प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं जिनके बारे में हमें पता है, जिनके बारे में हमें हमारे वैक्सीन अवेलेबल है, तो वो तो दो कम से कम। क्यूरेटिव तो बाद में फिर बीमारी पता पड़ने के बाद की चीज़ें होती हैं, बट अगर हम बीमारी को प्रिवेंट ही कर लें, होने से ही बचा सकें, तो वही ठीक है। और हेल्थ के लिए बोला भी जाता है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वो वाली चीज़ आप अप्लाई करो। WHO के हिसाब से भी देखें तो ज़्यादा से ज़्यादातर जो सर्वाइकल कैंसर के केसेस आते हैं वो मिडिल और लो इनकम कंट्रीज़ में आते हैं। और WHO भी चाहता है कि 90% वुमेन जो कि 15 साल से कम की हैं उनको 2030 तक वैक्सीनेट कर दिया जाए। पर सवाल वही आ जाता है कि मोनोपोली है कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की। पर अब जैसे ही हम बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अभी अपनी तरफ से प्रोडक्शन शुरू किया जाने वाला है ना, तो इसका ये है कि आने वाले टाइम पर बोला हम हमारे वैक्सीन को डेवलपिंग कंट्रीज़ को सप्लाई करेंगे। तो ऐसे में एक सस्ते रेट के ऊपर वैक्सीन अवेलेबल होने के एक चांसेस बन रहे हैं। और दूसरा, गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन देकर के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का एक पॉइंट ऐड कर दे तो उससे और बेनिफिट इंडियन वुमेन को हो जाएगा। तो ये एक अपने आप में अच्छा ब्रेक थ्रू है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। अच्छा, सर्वाइकल कैंसर के बारे में थोड़ी डिटेल कलेक्ट कर लेना, जो मेन ये चीज़ें तो हो ही गई, बाकी थोड़ा बेसिक्स की तरफ भी और चले जाना। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द कोर्ट्स पॉलिटिक्स। आर्टिकल को लिखा है अरुंधति काटजू जी ने। इनका ये कहना है कि 49 साल पहले 49 ईयर्स अगो 1973 में यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था रॉय वर्सेस वेड केस में, जिसमें ये था कि अबॉर्शन करवाने का एक अधिकार है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पे देखा जा सकता है। इसमें ये देखा गया था, ये जो रॉय वर्सेस वेड केस था ना, इसमें बताया था कि प्रेगनेंसी में अगर 24 हफ्तों से ज़्यादा का टाइम हो गया है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि अगर बेबी वॉर्म मतलब गर्भ से बाहर निकले तो वो सर्वाइव कर जाएगा। तो उसका मतलब हो गया कि 24 हफ्तों के बाद में वायबिलिटी मान ली जाती है कि हाँ जी, वो रियल वर्ल्ड में जब बाहर निकले तो आराम से सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है बच्चा। इससे पहले अगर देखें तो वो सर्वाइव करने के चांसेस उसके कम रहते हैं, बहुत ही कम रहते हैं। तो ऐसे में वायबिलिटी टेस्ट करवाने के लिए रॉय वर्सेस वेड केस में बात कही गई थी कि फीटस जो है, गर्भ में जो बच्चा है, उसका आप टेस्टिंग कराओ, 24 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया, अबॉर्शन अलाउड नहीं होगा। ठीक है। और अगर 24 हफ्तों से कम है, जहाँ पर वो वॉर्म से बाहर निकल के आउटसाइड ऑफ द वॉर्म उसके सर्वाइवल के चांसेस मिनिमम है, तो वहाँ पर अलाउ किया जाएगा जो भी अबॉर्शन है उसको। पर ये जो वर्डिक्ट था ना रॉय वर्सेस वेड का 1973 का, इसको ओवरटर्न कर दिया जाता है जून 2022 में इसी यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। केस का नाम है अभी डॉब्स वर्सेस जैक्सन विमेंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस केस को हम बोलेंगे डॉब्स। तो डॉब्स में ओवरटर्न कर दिया और क्या कहा इसमें कि जो ये बैलेंस जो बनाया गया था रॉय वर्सेस वेड केस में कि हाँ जी 24 हफ्तों की प्रेगनेंसी का चेकिंग किया जाएगा, वायबिलिटी टेस्टिंग होगी, वो सारी चीज़ों का जो बैलेंस था उसको ख़त्म करते हुए कह दिया कि अबॉर्शन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। तो ऐसे में अबॉर्शन को बिल्कुल बैन करने के लिए अनाउंस कर दिया गया। अब इस डॉब्स वाला जो ये वर्डिक्ट है, अभी लेटेस्ट जो वर्डिक्ट है, इसको हम अगर एनालाइज करें तो राइटर ये बोल रही है कि जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है ना, उसका पूरा असर यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर देखने को मिलता है। कैसे? जब डोनाल्ड ट्रंप अपना कैंपेन चला रहे थे, ठीक है, कब? जो फर्स्ट उनका जो टेन्योर है, एक टेन्योर हुआ है उनका 2017 से 2021 का, ठीक है,
तो उस टाइम पर जब इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि मैं रॉ वर्सेस वेड को ओवरटर्न करवाऊंगा, चेंज करवा दूंगा। और आप देखो डोनाल्ड ट्रंप की सिंगल टर्म प्रेसिडेंटशिप रही, 4 साल के लिए आए। वैसे तो अमेरिका में प्रेसिडेंट है ना 8 साल के लिए रह सकता है मैक्सिमम, 2 टर्म्स हो सकती है वो, चाहे कैसे भी हो, कंटिन्यू भी हो सकती है, टुकड़ों में भी हो सकती है, पर 8 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है कोई भी वहाँ पे, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो अनलिमिटेड टाइम्स रिपीटेडली हम इलेक्शन करा सकते हैं, बट अमेरिका में प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार ही बन सकता है, 4 4 8 साल। ओके, तो ट्रंप ने जो बात बोली थी वो बात हुई कि नहीं, और यही मेन बात यहाँ पर आ रही है कि यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में ये जो वर्डिक्ट आया है डॉब्स का, इसमें 6-3 से फेवर कर गया कि भाई बैन कर दो इस पर्टिकुलर आउटकम को जो कि रॉय वर्सेस वेड में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में दिया था। तो अब राइटर जो हैं वो समझाना चाह रही हैं कि कैसे ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहाँ की जुडिशरी पर है। बोलने को तो ये बोला जाता है कि पावर सेपरेशन अगर देखा जाए तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में बहुत ज़्यादा रहता है, बट अमेरिका में जो है ना, ये बोला ये मिथ है अपने आप में, और ये मिथ इस डॉब्स केस में एकदम क्लियर हो जाता है। कैसे? इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है वो ये कि जुडिशरी में जो सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर जजेस का अपॉइंटमेंट एक तरीके से नॉमिनेशन होता है जो कि एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। मतलब प्रेसिडेंट जो होता है ना वो नॉमिनेट करते हैं जजेस को, और फिर उसके बाद में उस जज के अपॉइंटमेंट के बाद में उसके जो भी कंडक्ट रहे हैं पास्ट के, उस पर वोटिंग होती है वहाँ की सेनेट में, ठीक है। अब यूएस की जो कांग्रेस है, वहाँ की जो पार्लियामेंट उसको कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है। उसके लोअर हाउस को तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, अपर हाउस को सेनेट बोलते हैं, जैसे हमारे राज्यसभा है। तो राज्यसभा की तरफ वहाँ सेनेट है, वो फिर बाद में कुछ दिनों के अंदर अंदर जिस जज को नॉमिनेट किया जा रहा है उस जज की पास्ट एक्टिविटीज़ को एनालाइज करती है, वोटिंग होती है, और फिर वो वोटिंग के लिए कुछ दिन का टाइम ही मिलता है और उन दिनों में उनको पारित कर देना होता है। तो ऐसे करके आप देखो अल्टीमेटली जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट्स हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस में, उसमें सीधा इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स का है कि नहीं, ये यहाँ पर पॉइंट मेन आ जाता है। इसके अलावा एक ये बताया जा रहा है कि यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर जजेस का एक बार अपॉइंटमेंट हो गया ना, तो वो तब तक रहेंगे जब तक कि उनकी ज़िंदगी है, ताउम्र अपॉइंटमेंट रहता है, उनकी रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। तो इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जिन जजेस को अपॉइंट किया था अपने टेन्योर के टाइम पे, वो जजेस सीधा का सीधा बिल्कुल कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी, रिपब्लिकन आइडियोलॉजी से एसोसिएटेड हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात बोली वो बात वो करेंगे कि नहीं, भाई सीधी सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया है उनको, तो उसमें वो अपने हिसाब से काम करेंगे। जबकि हमारे यहाँ पर, और कब तक है वो जज, जब तक वो जिंदा है, ताउम्र उनकी जज मतलब जुडिशरी में उनकी मेंबरशिप कंटिन्यू रहेगी। जबकि हमारे यहाँ पे 65 साल की उम्र होते ही रिटायरमेंट लेना होता है। तो ये जो चीज़ हो जाती है हमारे यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं क्या शो करती है कि जुडिशियल फिलॉसफी हमारे तो यहाँ चेंज होती रहती है कि नए जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, 65 साल के बाद में रिटायर हो जाते हैं जजेस, और नए जजेस अपॉइंट होते रहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, तो आइडियोलॉजी फिक्स नहीं रहती। जबकि यूएसए में एक बार कोई एंटर हो गया, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जिन जजेस को अपॉइंट किया उनकी उम्र 50 की थी उस टाइम पे, 50s में चल रहे थे, वो बोले कम से कम 2-3 दशक तक अपना इन्फ्लुएंस बना करके रखेंगे। तो आने वाले 20-25 सालों तक तो कम से कम असर रहेगा ही डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स का। इसके अलावा देखा जाए तो यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस फिक्स किए हुए हैं 9, जबकि हमारे यहाँ पर 7 जजेस से शुरुआत हुई थी, और आज अगर देखें तो 34 जजेस हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये 9 जजेस जो है ना ये फिक्स है। अब इन 9 जजेस में अगर वोट की बात करें तो अगर एक तरफ 5 चले गए, दूसरी तरफ 4 चले गए, तो 5 जिस तरफ बात कर देंगे वही बात मान ली जाएगी। और ये जो 5 में भी एक जज जो होगा वो एक क्रूशियल वोट वाला हो जाएगा, जो कि स्विंग वोट बोला जाता है, और वही डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। और आप देखो कि जब कभी भी वहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा आता है तो ये 9 के 9 जजेस ही उस मुद्दे को हैंडल करते हैं। हमारे तरह नहीं है कि 3 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी, 5 की, 7 की, 9 की, जी बिल्कुल नहीं। वहाँ पर 9 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो 9 के 9 जजेस ही बैठेंगे।
इस ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश की थी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे प्रेसिडेंट थे यूएस के। उन्होंने कोशिश की थी चेंज करने की, पर वही चीज़ है, कुछ आउटकम नहीं मिला। जो बाइडन ने भी अपनी तरफ से शुरुआत की कि बोले इस तरीके के सिस्टम को हमें चेंज करना चाहिए, बट अभी तक भी वहाँ पर कोई चेंजेस हो नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा ये बता ही दिया स्विंग वोट वाला कि एक वोट इतना पावरफुल हो जाता है कि वो जिसका भी फेवर कर जाएगा उसी की बात मान ली जाएगी। जबकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, जजेस की जो बेंच है वो बेंच की साइज वेरी करती रहती है, तो कभी भी कोई एक जज किसी भी डिसीजन को डिसाइड करे ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं होता। जैसे यहाँ पर डॉब्स केस की बात करें तो चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जो कि अपने आप में रिपब्लिकन आइडियोलॉजी, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे। इस तरीके से अपॉइंटमेंट की बात ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं कि यूएस में अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है। वहाँ पर यूएसए के प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, फिर सेनेट में वोटिंग होती है। तो किस तरीके से वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस ना रहे, ये कोई चांस ही नहीं बचता। हमारे यहाँ पर जबकि अपॉइंटमेंट में कॉलेजियम सिस्टम होता है प्रॉपर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और साथ में चार जो जजेज होते हैं वो फिर लिस्ट बना करके भेजते हैं एग्जीक्यूटिव्स के पास में, फिर एग्जीक्यूटिव्स उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आइडियोलॉजिकल लीनिएज के चांसेस बहुत दूर दूर तक आइसोलेटेड हैं। कोई चांस ही नहीं है कि किसी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड जज का अपॉइंटमेंट हमारे यहाँ पर होगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो हर एक जज की अपनी जुडिशियल फिलॉसफी होती है, पर वही चीज़ है कि हमारे यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से तो इन्फ्लुएंस नहीं होते ना। अपनी जुडिशियल फिलॉसफी से एसोसिएटेड होना एक अलग बात है, और किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होना वो एक अलग बात है, जो कि इंडिया में नहीं है। इसके आगे राइटर ये बोल रही हैं कि मेरा यहाँ पे जो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स थे उनका मतलब मेरा ये नहीं है कि एक सिस्टम बेकार है या दूसरा अच्छा है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रही हूँ कि वहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि जुडिशरी की न्यूट्रलिटी पे सवाल उठाता है। जबकि क्या बोला जाता है अमेरिकन जुडिशरी के लिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जबकि वहाँ पर पूरा इन्फ्लुएंस है किसका, पॉलिटिक्स का। और ये चीज़ इस डॉब्स जजमेंट में बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ठीक है, आज के टाइम पे जो जजेस की स्ट्रेंथ है ना यूएस सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 6 जज तो सीधे के सीधे रिपब्लिकन अपॉइंटेड है, और उन्हीं 6 जजेस ने रॉय केस के जो वर्डिक्ट था, अबॉर्शन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसको स्ट्रक डाउन करने में वोटिंग दी है। और जिन 3 जजेस ने अपोज किया कि भाई रॉय वर्सेस वेड की जो डिसीजन है उसको हमें कंटिन्यू करना है, उसको स्ट्रक डाउन नहीं करना, वो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स के द्वारा अपॉइंटेड थे। तो सीधा वहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो आज के टाइम पे जो डॉब्स में डिसीजन दिया है वो एक कंजर्वेटिव शिफ्ट देखने को मिल रहा है, और देखा जाए तो ये तब तक रहेगा जब तक कि डेमोक्रेट्स के द्वारा अपॉइंटेड जजेस का अपॉइंटमेंट वहां पर नहीं हो जाता। तो इस तरीके से अगर देखा जाए ना, तो डोनाल्ड ट्रंप का इन्फ्लुएंस आने वाले 20-25 साल तक तो रहने वाला है। और अब नए इलेक्शंस जब 2024 में होंगे, तब डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है अपने सेकेंड टर्म के लिए दोबारा कोशिशें करे, क्योंकि अभी तो एक टर्म ही हुआ है 4 साल का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सीधा इम्पैक्ट है कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल पार्टी का, आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो एक कंपैरिजन हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अपना जो 12 जुलाई का बचा हुआ है वो अ सूटेबल इंटरमीडियरी आर्टिकल को लिखा है सुमन बेरी ने। ये देखो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। तो इनका ये कहना है कि नीति आयोग कैसे एक अलाइनमेंट का काम कर सकता है, अलाइनमेंट इंप्रूव कर सकता है सेंटर और स्टेट के बीच में। जिस आइडिया के बेसिस में नीति आयोग को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, टीम इंडिया का जो आइडिया था, तो इसके लिए पहला तो ऑप्शन ये बताते हैं कि ओपन बॉर्डर्स की जाए स्टेट्स के बीच में, चाहे फिर वो लेबर मार्केट की बात करो या हम ट्रेड की बात करें। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा, जो भी नेशनल प्रोग्राम्स हैं उनका एक इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जिससे कि जॉब्स क्रिएट हो सके, क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके, फिर चाहे लेबर फोर्स की हो या फिर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो नेशनल प्रोग्राम्स इन चीज़ों को प्रमोट करने वाले हों, उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में लाने की ज़रूरत है। तीसरा, हाई क्वालिटी पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब जो खर्चा सरकार चला करके करती है जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, वो इतना अच्छा होना चाहिए जिससे कि हम जो चाहें वो आउटकम
हमें सस्टेनेबल मैनर में मिले लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। और एक पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी भी होनी चाहिए कि भाई कैसी योजनाएं सेंट्रल लेवल पे बनाई जा रही हैं और उन्हीं के हिसाब से स्टेट लेवल पे भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो। तो इस तरीके से बोले ये सारे काम जब होंगे तो टीम इंडिया की तरह काम करने में हमें जोर नहीं आएगा। आगे राइटर बोल रहे हैं कि नीति आयोग देखो 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश हुआ था, जिसमें मेन काम क्या था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब हो गया कि स्टेट्स एक दूसरे का साथ देंगे प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का कोऑपरेशन भी रहेगा। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का ये कॉन्सेप्ट रहा कि रैंकिंग डिक्लेयर की जाएगी अलग अलग एस्पेक्ट्स में और उस रैंकिंग में ये बताया जाएगा कि किस स्टेट ने कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जिससे कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को लर्न करने के लिए बाकी स्टेट्स को एम्पावर करना या एनकरेज करना कि भाई आप जाओ, आप भी लर्न करो कि कैसे आप अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ऐसे में कंपटीशन लाना, तो ये चीज़ें लाई गई नीति आयोग के बेसिस पे। अब नीति आयोग में बहुत सारी अलग सब कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज़ हैं, जिनमें एक है गवर्निंग काउंसिल, जिसको लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उसके मेंबर होते हैं सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, और जो यूटीज़ के जो चीफ मिनिस्टर है वो, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हो जाते हैं बाकी बची हुई यूटीज़ के। मतलब ओवरऑल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सभी यूटीज़ और स्टेट्स के। काम क्या है इस गवर्निंग काउंसिल का कि जो नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा है उसको हम कैसे प्रॉपर मैनर में इम्प्लीमेंट करें। तो बोले 2022 की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग अभी धर्मशाला में हुई, और ये मेरी पहली मीटिंग थी एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि कैसे हम इंडिया को टीम इंडिया की तरह प्रोग्रेस में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 7 प्रोपोजिशंस दे रहा हूँ कि कैसे हम इन 7 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए और अच्छे से टीम इंडिया को आगे ले जा सकते हैं, ये राइटर बोल रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कि इंडिया की बात करें तो हम इंडिया को ग्रोथ कराना चाहते हैं, तो इंडिया के जो मेन पिलर्स हैं वो स्टेट्स और यूटीज़ हैं। इसका मतलब अगर हम स्टेट्स और यूटीज़ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें और अगर वो प्रोग्रेस करते हैं तो इसका मतलब इंडिया ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में हमें एक रीजनल पॉलिसी और प्राइम एग्जीक्यूटिव के तौर पर स्टेट्स को और यूटीज़ को देखना होगा, जिससे कि वो अपने लेवल पे डेवलपमेंट करेंगे और सभी स्टेट्स और यूटीज़ डेवलप होंगे, इकोनॉमिकली एडवांस करेंगे, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट क्या होगा, इंडिया आगे बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ के लिए क्या हो, देखो ये चीज़ तो हम जानते हैं कि अर्बन गवर्नेंस हो, एग्रीकल्चर हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो, इन सारी चीज़ों को अगर देखें स्टेट्स के हाथ में, देखो अर्बन गवर्नेंस है, एग्रीकल्चर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान दिए बिना क्या हम प्रोग्रेस कर सकते हैं? तो क्या किया जाए, स्टेट्स को हमें आगे लाने की ज़रूरत है। हर एक स्टेट की स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज हो और उस स्ट्रेंथ के हिसाब से उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस किया जाए। तो यही है, नीति आयोग जो है वो इसके लिए एक इंटरमीडिएरी का काम कर सकता है। दूसरा प्रोपोजिशन, हम जो चाहते हैं कि जिस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक कोहेशन आना चाहिए, इसका मतलब हमारे देश में, हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो एक लगाव होना चाहिए, लगाव का मतलब हो गया एक जो पैरिटी आनी चाहिए, डिफरेंसेस को कम करना चाहिए, उसके लिए हमें स्टेट्स को एंगेज कराना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे देश की जीडीपी में अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कुछ हैंडफुल ऑफ स्टेट्स, मतलब कुछ स्टेट्स के द्वारा ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया जाता है जीडीपी में। तो हम बचे हुए जो पीछे बचे हुए जो स्टेट्स हैं उनको आगे लेकर के आएंगे तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी कम होगी, और साथ में एक जो कमियां हैं जिन स्टेट्स में, जिनकी वजह से वो पीछे रह रहे हैं, उन कमियों को भी हम ठीक कर पाएंगे। चाहे फिर वो गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एडिक्वेट फाइनेंशियल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, या इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो पीछे छूटे हुए स्टेट्स हैं उनको हमें आगे लाने की ज़रूरत है। तीसरा प्रॉस्पेक्ट, हम जिस तरीके से इनकम ग्रोथ की बात करते हैं और दूसरी तरफ सोशल इंडिकेटर्स की बात करते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इनकी, तो बोले इन दोनों के बीच में एक डिटैचमेंट देखने को मिलता है, उस चीज़ को हमें करेक्ट करना होगा। इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे मिज़ोरम में अगर बात करें तो मिज़ोरम वैसे तो मिडिल इनकम स्टेट्स की कैटेगरी में आता है, पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर देखी जाए ना तो वहाँ पर 1000 लाइव बर्थ्स पे केवल 3 बच्चों की डेथ हो रही है 1 साल की उम्र गेन करने से पहले। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि नेशनल एवरेज 28 है और मिज़ोरम में 3 है। तो आप देख सकते हो
कि इनकम कम होने के बावजूद भी मिजोरम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वैसे तो नीति आयोग ने सोशल सेक्टर को एक तरीके से क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे इंडिसेस इंडेक्सेस भी रिलीज़ करना शुरू कर रखा है और डैशबोर्ड भी है जहां पर मॉनिटरिंग होती है। पर वही चीज़ है कि जहां जहां पर भी स्टेट्स पीछे पड़ रहे हैं और जो स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन लाया जा सकता है। कैसे? कि जिन स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया उनको और इंसेंटिवाइज किया जाए, और जिन स्टेट्स ने बुरा परफॉर्म किया उनको दूसरे स्टेट से लर्निंग करवाया जाए और उनको भी इंसेंटिवाइज किया जाए। इससे क्या होगा, सोशल आउटकम्स को और अच्छे से हम अचीव कर पाएंगे। चौथा पॉइंट यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ हमेशा ग्रास रूट लेवल से आती है। इसका तरीका क्या है कि हमें इंटर स्टेट, मतलब दो स्टेट्स या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच का, और इंटर डिस्ट्रिक्ट दैट मीन्स दो डिस्ट्रिक्ट्स या दो से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के बीच का जो गैप है वो हमें ठीक करना होगा। वो कैसे ठीक किया जा सकता है? जैसे आपको पता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। इसमें क्या था कि जो हमारे देश में 112 के लगभग वो डिस्ट्रिक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड हैं उनको हम एक तरीके से आगे लाएं। एस्पायर करते हैं वो स्टेट्स कि उन डिस्ट्रिक्ट्स का डिमांड है कि हम कैसे भी आगे बढ़ें, तो उनको डेटा कलेक्ट किया जाए और कैसे भी करके उनकी गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाए। टारगेट क्या होना चाहिए कि ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको इस तरीके से प्रोग्रेस करवाई जाए जो कि इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पे कन्वर्ट हो जाएं, जिससे कि बाकी इस डिस्ट्रिक्ट्स भी देख करके सीखे कि कैसे एक कमज़ोर एरिया अपने आप को कैसे एडवांस लेवल पे लेके जाता है, तो वो प्रैक्टिसेस दूसरे लेवल पे भी बेनिफिट दे। साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल से और माइन्यूट माइक्रो लेवल पे पहुंच जाओ, ब्लॉक लेवल पे और विलेज लेवल पे भी इसी तरीके के प्रोग्राम्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको हम फॉरवर्ड एरियाज में कन्वर्ट कर सकें। पांचवा पॉइंट देखो, अर्बन एरिया जो है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और ये भी हमें पता है कि सिटीज़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है मेजरली स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर होती है। अब आप देखो कि हाउसिंग की प्रॉब्लम, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम, वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, पोल्यूशन की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अर्बन एरियाज से कन्फाइंड है और इन चीज़ों को मैनेज करती है स्टेट गवर्नमेंट्स। तो क्या किया जाए, एक तो बजटरी एलोकेशन जो है वो एडिक्वेट हो, साथ में सर्विस डिलीवरी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसके लिए क्या किया जाए, गवर्नमेंट तो काम करे जो करे, इसके अलावा प्राइवेट जो कैपिटल है उसको भी टाइम पे हमें एक प्रॉपर मैनर में इन्वेस्ट कराना चाहिए। इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने की ज़रूरत है सिटी लेवल की अगर हम बात करें। इससे क्या होगा कि अर्बन लोकल बॉडीज़ भी आत्मनिर्भर हो पाएंगी। और एक चीज़ और बता दी है साथ साथ में कि जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो लैंड मोनेटाइजेशन से मतलब किया जा सकता है। जैसे कि शहरों में आप देखते हो कितनी ज़मीनें ऐसे खाली पड़ी रहती है, तो उन ज़मीनों को लीज पे दिया जा सकता है जिससे कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट हो सके, राइट। तो उससे क्या होगा, उस पैसे को आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करो फिर सिटीज़ में। छठा पॉइंट ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी हम देखें तो अलग अलग स्टेट्स में बेस्ट प्रैक्टिसेस के बेसिस पे अलग अलग स्टेट्स अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो नीति आयोग एक इंटरमीडियरी का काम कर सकता है ना, कि एक स्टेट की बेस्ट प्रैक्टिसेस को दूसरे स्टेट तक ले जाए। साथ में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारी चीज़ों का भी यूज़ किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए गए जो प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, इनको टाइमली मैनर में स्टेट लेवल पे भी इम्प्लीमेंट करवाया जाए, है ना। तो ऐसे में बोलो बहुत बेनिफिट हो सकता है, डिस्पैरिटीज़ भी रिड्यूस होंगी, प्रोग्रेस भी होगी। और सातवां सजेशन है कि क्लाइमेट चेंज आज एक रियलिटी बन चुका है, इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। पहले डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ की बात करें, जो भी कंट्रीज आज के टाइम पे डेवलप्ड अपने आप को बोलते हैं, तो उन्होंने या तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठाया, या फिर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठाया, या फिर दूसरी तरफ हम ईस्ट एशिया की बात करें जहाँ पे साउथ कोरिया, जापान जैसे कंट्रीज़ राइज कर गए, या फिर चाइना को भी इंक्लूड कर लो, या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी एक दो को उठा लो। ओवरऑल देखा जाए तो बोला इन लोगों ने चीप एनर्जी, फॉसिल फ्यूल एनर्जी पे डिपेंडेंसी रखी, जो कि आज हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन गया है और कार्बन कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है। तो क्यों ना हम
रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा प्रमोट करें, मिटिगेशन को प्रमोट करें, एडप्टेशन को प्रमोट करें, जो कि हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि कैसे हम डीकार्बनाइज करते हुए हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड कर सकें, नई जॉब्स क्रिएट हो सके। इससे देखो बेनिफिट ये भी है कि सोशल सेक्टर भी इंप्रूव होता है जब अच्छा इन्वायरमेंट बना रहेगा, पब्लिक हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी, इनकम लेवल भी बढ़ाओ, वो सारी चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। तो नीति आयोग जो है ये काम अच्छे से कर सकता है। तो ये 7 पॉइंट्स थे, कैसे हम हमारे देश को प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकते हैं और नीति आयोग का क्या रोल हो सकता है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।